अब पिक्चर में हमारा आया है ZPD और स्कैफोल्डिंग। सबसे पहले ये चीज बता दें कि ये दिया किसने था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। ये ZPD और स्कैफोल्डिंग टर्म्स जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया था। और वाइगोत्स्की हमेशा सोशल एक्टिविटी पे फोकस करते थे कि जो बच्चा सोशली एक्टिव है वो हर चीज़ वाइगोत्स्की के अंदर में ही आते हैं। मतलब वाइगोत्स्की ने सोशल और कंस्ट्रक्टिविस्ट ये सब पढ़ाया है। तो वाइगोत्स्की ZPD और स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कोई बच्चा कितना कर पा रहा है और किसी सपोर्ट के बाद वो कितना कर पा रहा है। तो यही हमारा जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई बच्चा हमारा इतना काम कर पा रहा है और हमें काम कितना करना है, इतना करना है। वो इतना ही काम कर रहा है और हमें काम इतना करना है, उस बच्चे से इतना करवाना है। तो उस बच्चे को हम फोर्स देंगे कि भैया तुम यहाँ तक काम करो। तो वो बच्चा जो यहाँ तक काम करवाएगा, तो ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कराया। हमने जो इतना सपोर्ट दे, सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहा। स्कैफोल्डिंग का जैसे कि गांव घर में आप देखते होंगे जब आम का बगीचा लगता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम उतनी ऊंचाई तक तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे स्कैफोल्ड किया जाता है, मचान बना जाता है। मचान पे चढ़ के उसके बाद उसमें डंडा लगा के उसके बाद उस आम को तोड़ा जाता है। तो वो मचान जो है वही है स्कैफोल्डिंग। जमीन से जहाँ हम आम नहीं तोड़ पा रहे थे वहाँ हमने मचान लगाया, उसके ऊपर चढ़ के जो सपोर्ट लिया उस सपोर्ट को हमने स्कैफोल्डिंग नाम दिया। अब घर में किसी की बेटी खाना नहीं बना पाती है, वो थोड़ा चाय नाश्ता यही बनाती है। अब मम्मी घर पे है नहीं, उसने कहा कि भैया तुम आज ये खाना बना लेना। उसको तो बनाने नहीं आते, उसको बस पता है चावल क्या होता है, दाल क्या होता है, ये सब पता है। बट उसे ये नहीं पता है कि उसमें नमक कितना पड़ेगा, उसमें हल्दी कितना पड़ेगा, उसमें मसाला कितना डालेंगे। तो उसने फ़ोन करके पूछा कि मैंने चावल तो बना लिया लेकिन दाल में कितना कितना नमक डालें ये नहीं पता है। तो उसकी मम्मी ने जो फ़ोन पे बताया कि भैया तुम 1 चम्मच नमक डालो या 2 चम्मच नमक डालो। तो इसी सपोर्ट को, मम्मी के इस सपोर्ट को ही स्कैफोल्डिंग नाम दिया गया। अंडरस्टैंड? यानी जो बच्चा मैथ्स में सिर्फ नंबर सिस्टम जानता है और मान लीजिए कि हमको उसको मेंसुरेशन भी सिखाना है, तो उसको जो मेंसुरेशन सिखाने में हमने सपोर्ट किया, दैट इज स्कैफोल्डिंग। अंडरस्टैंड? और इस ओवरऑल डेवलपमेंट को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। और इसको किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने? वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की से जुड़े हैं समाज से, जो भी टर्म समाज से रिलेटेड हो उसको वाइगोत्स्की नाम देंगे। मल्टीलिंग्विज्म, इन्होंने वाइगोत्स्की ने बहुभाषावाद का भी सिद्धांत दिया था। मल्टीलिंग्विज्म, इसको पॉलीगॉट भी कहते हैं, मल्टीलिंगुअल को पॉलीगॉट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। है फॉर्मेटिव और दूसरा टॉपिक है समेटिव। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। अब देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, ये आगे का 4 टर्म जो है वो फॉर्मेटिव के लिए, ये आगे का 4 टर्म जो है वो किसके लिए है? फॉर्मेटिव के लिए। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? असेसमेंट 4।
असेसमेंट फॉर अ स्टूडेंट। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा असेसमेंट ऑफ। जब हम किसी का असेसमेंट करते हैं तो वहाँ समेटिव आता है, जब हम किसी के लिए असेसमेंट करते हैं तो वहाँ फॉर्मेटिव आता है, असेसमेंट ऑफ। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम किसी के लिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, अब उसको हमको एक चैप्टर पढ़ाना है फोर्स, ठीक। फोर्स में हम सबसे पहले उसको डेफिनेशन बताएंगे, फोर्स क्या होता है, उसके बाद उसका यूनिट बताएंगे। तो फोर्स बताने के बाद हम उसका टेस्ट लेंगे कि इसको फोर्स आया है या नहीं, यानी उसके लिए टेस्ट लेंगे उसको आया है या नहीं ये चैप्टर। तो फोर्स का डेफिनेशन अगर वो नहीं बता पाया तो दोबारा से क्लास में बताएंगे, यही है असेसमेंट 4। और समेटिव में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ, किसी का असेसमेंट करना, उसके बाद उसका कोई चारा नहीं है। मैंने फोर्थ चैप्टर खत्म कर दिया, मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, उसके लास्ट में एग्जाम लिया, यानी उसका असेसमेंट किया कि अब वो नंबर ला सकता है या नहीं, उसने क्या पढ़ा पूरे साल। तो इसमें पूरे साल का लेखा जोखा होता है समेटिव में, और फॉर्मेटिव में क्या होता है, पूरे साल का लेखा जोखा नहीं होता है। इसमें वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। इसके लिए स्टूडेंट, फॉर्मेटिव में क्या होता है, स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री रहते हैं, यानी इसमें स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये तो वीक टेस्ट है, इसमें हमें ये नहीं है कि हम पास नहीं करेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, नहीं भी पास किए तो भी हमको उसी क्लास में आना। लेकिन समेटिव में क्या होता है कि आपका ग्रेड ड्रा रहता है, अगर आप पास नहीं किए तो आप अगले क्लास में नहीं जा सकते। लेकिन फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट्स फ्री होके क्विज देते हैं, टेस्ट देते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। समेटिव में स्ट्रेसफुल रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, वीकली टेस्ट आता है, यूनिट टेस्ट आता है, क्विज आता है। समेटिव में क्या होता है, एंड ऑफ द एग्जाम होता है, यानी एंड में एग्जाम होता है। समझ में आ गया? इसमें समेटिव में जो मार्क्स मिलेगा वही आपका पूरे साल के लिए मार्क्स रहेगा। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या आएगा कि अगर आपको वीकली टेस्ट में 10 मार्क्स मिला है 20 में, तो आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसमें फॉर्मेशन ला सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। फॉर्मेटिव मतलब फॉर्मेशन लाना, फॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन समेटिव मतलब लास्ट, उसमें आप उसमें सुधार नहीं ला सकते, कांट चेंज, वो बदल नहीं सकते हैं। वो आपको बदलना होगा तो नेक्स्ट क्लास में जाकर बदलिएगा। तो यही हो गया हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव। चलिए देखते हैं पॉइंट्स को हम लोग। सबसे पहले occurs during learning, ये सीखने के दरमियान ही होता है, टेस्ट किया जाता है। occurs after learning, यानी सीखने की बाद की प्रक्रिया है ये, ठीक। उसके बाद क्या है, कैन एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, कैन नॉट एडजस्ट, ठीक। उसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसमें नो फॉर्मेशन, कोई फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा एक चीज और बता दें, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एक फिजिकल चेंज की तरह है। मतलब हमने पढ़ा, हमने टेस्ट दिया, हमें नहीं आया, हमने वापस से उस चीज़ को रिवाइज कर लिया, टीचर से पूछ लिया, और जब फिर मैंने टेस्ट दिया तो हमें मार्क्स आ गए। तो ये फिजिकल चेंज की तरह है। लेकिन हमारा समेटिव असेसमेंट जो है वो हमारा केमिकल चेंज की तरह है। हमने पढ़ा, हमारा एंड में एग्ज़ाम हुआ,
हमारे नंबर्स आए, हमें पास फेल बता दिया गया, हम अगले क्लास में जाएंगे या नहीं ये क्लियर हो गया, उसका कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेटिव में आपको मन है तो आप वो टेस्ट दीजिए, ना दीजिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन समेटिव में आपको देना ही देना है। केमिकल चेंज है, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव में रिवर्स हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो फॉर्मेटिव में क्या क्या आ जाएगा हमारा, वीकली टेस्ट आएगा, क्विज आएगा, यूनिट आएगा, इसमें कोई नो ग्रेड, नो मार्क्स, नो ग्रेड, कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, पास फेल नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन समेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, एंड ऑफ एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, पास और फेल बताया जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड। ये टॉपिक समझ में आ गई। तो चलिए अब हमारा जो बचा है वो 2 टॉपिक बचा है, पीयर रिव्यू, स्केल रेटिंग। इसी में हम आपको एक और बता दें कि पीयर रिव्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिव में ही पीयर रिव्यू होता है। फॉर्मेटिव में क्या करते हैं टीचर, यूनिट टेस्ट हुआ और एक दूसरे के ग्रुप, मतलब स्टूडेंट्स को एक दूसरे की कॉपी जो है एक्सचेंज कर दी जाती है, तो वो हुआ पीयर रिव्यू। आपका दोस्त आपको जज करेगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, आपको मार्क्स देगा। तो ये हो गया पीयर रिव्यू। अपने सहपाठियों से पूछताछ करना कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस है, इसको पीयर रिव्यू कहते हैं, अंडरस्टैंड। हाँ, अभी बचा है डिकोडिंग और इनकोडिंग। तो ये हम कल के टॉपिक में देखेंगे, आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सीटेड मंत्र को देखते ही आपके साथ मैं यूं ही हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की पेडागॉजी लेके आती रहूँगी। अब तक के लिए नमस्कार, राम राम, गुड बाय, टेक केयर।